हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, अब 12th लेवल पे आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो हमने पूरा मार्शल के चैप्टर्स पढ़े, जो हमने अंडर द बुक ऑफ जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने हमें बताया था, जिसमें हमने जो भी पार्ट्स हमने जो भी इकोनॉमिक थियोरी समझी उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी में इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिविजुअल अप्रोच था, उसमें हमने स्मॉल पार्ट्स में इंडिविजुअल स्टडी किया था। तो जब भी हम इंडिविजुअल यूनिट या पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर वेजेस, इनकी बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि 12th लेवल पे आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब हम कहते हैं 12th लेवल की इकोनॉमिक्स तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। आपका दो पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट था वो था माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे थियरीज को सेटअप करना, और दूसरा पार्ट है मैक्रो जो थियरी है वो लार्ज एग्रीगेट लेवल पे हम स्टडी करते हैं। जनरली वी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी यानी हम लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स की हम थियरीज को स्टडी करेंगे वन बाय वन, और जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थियरी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि नेशनल इनकम जो है ये हमारे पूरे इकोनॉमी की, पूरे देश की टोटल इनकम लेवल बताता है। तो ये नेशनल इनकम की थियरी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हमें बहुत सारी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो हम वन बाय वन जो है टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी, दैट इज़ नेशनल इनकम। और इस नेशनल इनकम का हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं बच्चों, तो नेशनल इनकम को जनरली हम क्या कहते हैं? इट इज़ द मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल के अंदर आपने जितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उनकी जब हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम जो है वो हर एक कंट्री का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम इज़ द बेस्ट इंडिकेटर जो है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। जब हम नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं, तो इसमें जो इनकम है विच इज़ अर्नड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स को जो भी हम इनकम देते हैं या उन्होंने अर्न किया, जब उनकी इनकम को हम टोटल करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तो हमें मिलती है नेशनल इनकम। ये जो नेशनल इनकम है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने कहा ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, यानी एवरी ईयर नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें नेशनल इनकम पता होगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि मेरे पास कितना रेवेन्यू आएगा, यानी पब्लिक रेवेन्यू। अच्छा, उस एस्टिमेट्स पे यानी उस कैलकुलेशन पे फिर गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को सेट कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी है।
और इस जर्नी में हमने शुरुआत की है आज बच्चों नेशनल इनकम से। तो आज हम देखेंगे नेशनल इनकम है क्या, जो नेशनल इनकम है इसमें हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पिकुलरिटीज़ हैं हमें दिखाई देती हैं। तो जैसे हमने कहा पहला तो ए पार्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला नेशनल इनकम कौन सा कंसेप्ट है, इट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट where we are going to consider the market value या money value of all the goods and services produced in a country during a year. Here the total national income is distributed among 4 factors of production. कौन से, land, labor, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। इन चारों को जो भी हम इनकम देते हैं, चारों फैक्टर जितने भी इनकम अर्न करते हैं उनको जब हम टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, नेशनल इनकम। अच्छा, अब आते हैं उनके डेफिनेशन पे, उनके मीनिंग पे। अब उनके डेफिनेशन में हम 2 डेफिनेशन जो बहुत इजी हैं हम डिस्कस करेंगे। आपको लर्न करना है कोई भी एक डेफिनेशन, एनी वन डेफिनेशन, और ये दोनों डेफिनेशन मैंने अपने नोट्स में भी प्रोवाइड किया है। तो पहला बहुत इजी डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द नेशनल इनकम कमिटी यानी एनआईसी। एनआईसी ने जो हमें डेफिनेशन दिया है वो बहुत इजी है। क्या कहता है, नेशनल इनकम मेजर्स, मैंने नेशनल इनकम को क्या लिखा है बच्चों, NI। नेशनल इनकम मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट जो हुआ है यानी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड, जो हमने प्रोड्यूस किया और उसको मार्केट में बेचा, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्न्ड आउट। तो नेशनल इनकम मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर विदाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्यों कहा हमने, क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो मोस्टली हमें ये ध्यान देना है कि डबल काउंटिंग मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हमें 2 बार काउंट नहीं करनी है, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, नहीं तो अननेसेसरी नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, ओवर वैल्यूड हो जाएगी। तो हमें नेशनल इनकम को एक्यूरेट, एग्जैक्ट मेजर करना है। इसके लिए हमने क्या कहा बच्चों, नेशनल इनकम मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर विदाउट डुप्लीकेशन, यानी हमें 2 बार कोई भी ट्रांजैक्शन काउंट नहीं करनी। जब मैं कह रही हूँ ड्यूरिंग अ ईयर, तो ड्यूरिंग अ ईयर मीन्स दैट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, और वो 31 मार्च को एंड होता है। तो एवरी ईयर इट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर इकोनॉमी, आवर गवर्नमेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसके लिए हमने डेफिनेशन क्या कहा, नेशनल इनकम मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट, प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर विदाउट डबल काउंटिंग या डुप्लीकेशन। क्लियर हो गया डेफिनेशन। चलो एक और डेफिनेशन करते हैं, पिगू का डेफिनेशन हम करते हैं। अब प्रोफेसर AC पिगू ने भी हमें उसी तरह का डेफिनेशन, सिमिलर उन्होंने थॉट दिया, हर एक के कहने का अंदाज थोड़ा थोड़ा अलग है। उसने कहा नेशनल इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम। हम ऑब्जेक्टिव इनकम का हिस्सा है, जिस पर्पस की वजह से हम इनकम अर्न करते हैं। हर एक मेथड से जब हम उस इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसमें हम इनकम जो बाहर से भी कमाते हैं, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड यानी एडेड, हम ऐड करते हैं एब्रॉड, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। क्योंकि हमने बार बार कहा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो क्या कहा AC पिगू ने, उसने कहा नेशनल इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग, उसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रॉड, जो हम एब्रॉड से इनकम अर्न करते हैं, दैट इज कैन बी आल्सो इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। बट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम बार बार जब हम कहते हैं नेशनल इनकम तो ये एक मॉनेटरी कंसेप्ट है, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू यानी MRP,
यानी मनी वैल्यू। यानी इसके लिए हमने कहा कि नेशनल इनकम को हम मेजर किस में करते हैं, मनी टर्म्स। भाई कितना हमारे देश का नेशनल इनकम है। जैसे हमने कहा सपोज कि अगर हम लोग पूरा अकेडमिक ईयर लें जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 31 मार्च को एंड हुआ, तो इस पूरे साल में हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है। सपोज हमने कहा 50,000 करोड़। अब ये हमारे देश की नेशनल इनकम है, लेकिन किस में कैलकुलेट किया, मनी टर्म्स में। यानी हम उसे मनी टर्म्स में मेजर करते हैं। तो फिर से हम एक बार कह देते हैं, नेशनल इनकम इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम। ये ऑब्जेक्टिव इनकम का हिस्सा है ऑफ अ कम्युनिटी विच इंक्लूड द इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो हम एब्रॉड से कमाते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जो हम मेजर करते हैं मनी में। जब हम कहते हैं इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जब हम इनकम फ्रॉम एब्रॉड से अर्न करते हैं, तो उसमें स्पेशली दिखाई देता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट। इनकम फ्रॉम एब्रॉड जब हम कहते हैं तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट। जब हम कहते हैं रिसिप्ट, हमें मिला, तो हमने रिसीव किया, जो हमने फॉरेनर से रिसीव करके हमारे इनकम इकोनॉमी में आई। वो कैसे आता है, जैसे हमारे इंडियंस ने फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट किया होगा तो हमको इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस ये मिलेगा। तो जब हमारे पास आएगा तो ये हमारे लिए क्या हो गई, रिसिप्ट हो गई, इनकम हो गई, हमने अर्न किया। अच्छा, सपोज अवर रेजिडेंट्स, हमारे देश के जो लोग हैं, दे आर वर्किंग इन एब्रॉड, वो वहाँ काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग सैलरीज, और वो सैलरीज वो अपने फैमिली को भेज रहे हैं, तो वो भी तो इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमें बाहर से इनकम आई। अब सिमिलरली आप दूसरी तरफ से देखो, फॉरेनर्स हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब फॉरेनर्स हमारे मार्केट में हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी आर आल्सो मेकिंग द पेमेंट टू देम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, हम भी उन्हें पे कर रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली बहुत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फॉरेनर्स आर आल्सो वर्किंग, वो भी काम कर रहे हैं। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉरेनर्स आर वर्किंग, बहुत से हेल्थ सेक्टर्स में फॉरेन के डॉक्टर्स आर आल्सो वर्किंग, और वॉट एवर दे आर अर्निंग दे विल सेंड टू देयर ओन कंट्री, वो अपने कंट्री को भेजेंगे, तो दैट विल कॉल्ड पेमेंट। तो जब हम रिसिप्ट, जितना रिसिप्ट मिला, सपोज हमने 10,000 करोड़ कमाया, हमारे देश में इनकम आई, और उसमें से हमने 8,000 करोड़ का पेमेंट किया, तो फिर भी हमारे पास 2,000 करोड़ का प्लस इनकम हमारे देश के बाउंड्रीज के अंदर है, वो है अवेलेबल। तो ये हमारे देश की इनकम हो गई, क्योंकि हम ही उसे खर्चा करेंगे, वो हमारे देश के अंदर है, तो हम ही हमारे देश का उस नेशनल इनकम का हिस्सा बनता है। इसके लिए पिगू ने क्या कहा, नेशनल इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम of a community including the income from abroad which can be measured in terms of money। तो ये थे 2 डेफिनेशन, लेकिन आपको लर्न करना है कोई भी एक डेफिनेशन। ओके बच्चों, 2 डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू राइट एनी 1 डेफिनेशन। जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लिखना है, लेकिन हम 1-2 डेफिनेशन लिखते हैं कि आपको जो पसंद हो वो डेफिनेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, कि इस नेशनल इनकम में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या स्टडी करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से फीचर्स हैं। अब पहला फीचर है आपका कि नेशनल इनकम इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है क्योंकि नेशनल इनकम इज़ रिलेटेड विद द एंटायर इकोनॉमी, ये पूरे देश से रिलेटेड है। जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो वी मेजर द मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो पूरे देश में जितना प्रोड्यूस हुआ, तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विथ, इट इज़ कंसर्न्ड विद द एंटायर इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम नेशनल इनकम को क्या कहते हैं बच्चों, ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। और बहुत बार ये ब्लैंक भी आता है कि नेशनल इनकम इज डैश कंसेप्ट,
मैक्रो कि माइक्रो, क्योंकि ये पूरे देश से रिलेटेड है, इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इट इज़ अ मॉनेटरी कंसेप्ट। सेकंड जब हम कहते हैं इट इज़ अ मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी कंसेप्ट यानी व्हेनेवर वी मेजर द नेशनल इनकम वी कंसिडर द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। जो भी हम नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे इन मनी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, यही हमने कहा। फर्स्ट डेफिनेशन में भी हमने यही किया कि हमने मेजर किया वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट, प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर विदाउट एनी डुप्लीकेशन। दो बार कोई भी ट्रांजैक्शन कैलकुलेट नहीं करना। या नेशनल इनकम हमने कहा इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड का इनकम है और दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। हमने क्या कहा, हम मनी में कंसिडर करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम हर एक का मनी वैल्यू ले रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि नेशनल इनकम मीन्स इट इज़ अ प्योरली मॉनेटरी कंसेप्ट। यानी इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट करते हैं हाउ मच इज़ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, कि एक साल के अंदर कि सपोज़ 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22 तक हमारे देश की टोटल नेशनल इनकम कितनी है। जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमने मनी टर्म्स में किया, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी कंसेप्ट। ओके बच्चों, नाउ थर्ड वन है कि नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो कंसेप्ट है और यही होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्लियरली समझेंगे कि कैसे नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब जब हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, किसके बीच में हो रहा है, एक तरफ है हाउस होल्ड और एक तरफ है फर्म, जो आपके 12th लेवल पे है। क्योंकि नेशनल इनकम एज आई सेड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम फ्लो देखेंगे तो फ्लो का कॉन्सेप्ट फ़िलहाल 12th लेवल पे जो है इट इज़ अवेलेबल बिटवीन 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, वो इसके लिए कहा क्योंकि नेशनल इनकम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है और इस थियरी को आप और डिटेल में देखोगे एट द फर्दर लेवल ऑफ एजुकेशन। जैसे SY और TY में जब आप जाओगे तो यू विल सी दैट नेशनल इनकम और डिटेल में आपके सामने आएगा, जहाँ पे ये जो फ्लो है, फ़िलहाल हम शुरू करेंगे, एक छोटा सा टेलर होगा 12th में, लेकिन उसकी पूरी पिक्चर, पूरी जर्नी और आगे हमें मिलेगी कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये नेशनल इनकम फ्लो होता है। यहाँ बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे कि किस तरह से एक तरफ हम कंज्यूमर्स हैं, हम हाउस होल्ड हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारी पूरी सोसाइटी है, हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं, बराबर। और दूसरी तरफ हमारे सामने दूसरा सेक्टर कौन सा है, फर्म्स हैं। वो जो हम डिमांड करते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होती हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए दे प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होता है, ये पूरा फ्लो ऐसे घूमता रहता है, पूरा सर्कल जो है वो हमेशा घूमता रहता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो ऑफ गुड्स का भी जाता है, सर्विस का भी जाता है, या फंड्स जो हैं वो भी सर्कुलेट होते रहते हैं। तो हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कभी भी क्या पैसा एक जगह रुकता है, नहीं। मेरा एक्सपेंडिचर, सपोज़ मैंने कुछ चाहा, मुझे मॉर्निंग में, सपोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग आई परचेज मिल्क, मैंने मिल्क परचेज़ किया। अब मिल्क मैन को मैंने 100 रुपीज़ का नोट दे दिया, बराबर। अब मिल्क मैन के पास वो 100 रुपीज़ का नोट गया। अब मिल्क मैन जो था वो जैसे जा रहा था तो उसने देखा सामने काफ़ी अच्छी सब्जियां पड़ी हैं, उसको सब्जियां याद आ गई। उसने क्या किया, वही 100 रुपये का नोट वहाँ पे खर्चा कर दिया, उसने सब्जियां ले ली। अब सब्ज़ी वाला जो था, जब वो घर जा रहा था तो उसको घर के लिए थोड़ा आटा, चावल, गेहूँ कुछ भी चाहिए था, उसने वही नोट फिर उसने जो ग्रॉसरी वाला था उसको दे दिया। ग्रॉसरी वाले ने उसी समय उसको सामने से उसने देखा कि कुछ शक्कर वाला था या
चाय वाला था या न्यूज़पेपर वाला था, उसको वो 100 रुपीज़ का नोट दे दिया। तो देखो हर एक का आपने क्या देखा, वही 100 रुपीज़ का नोट फ्लो होता गया, यानी मेरा एक्सपेंडिचर किसी और का इनकम, फिर उसके बाद जब इनकम आएगा तो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी उसके पास भी लिस्ट है, फिर वो वहाँ से फ्लो होकर दूसरी जगह गया, फिर दूसरे से तीसरी जगह गया, ऐसे फ्लो होता ही रहता है। सिमिलरली गुड्स एंड सर्विसेज का भी हम फ्लो देखेंगे, मूव होता ही रहेगा। प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, हम परचेज करेंगे। तो इस तरह का फ़्लो हम बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो हमारा नेशनल इनकम, इट इज़ अ फ़्लो कॉन्सेप्ट। किसके बीच में है? दो सेक्टर्स के बीच में है। एक तरफ हमें दिखाई देता है हाउस होल्ड जो है यानी हम लोग कंज्यूमर्स, और दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है दैट इज़ फर्म्स यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं। यानी हाउस होल्ड जो हैं वो उन्हें 4 फैक्टर्स देंगे, ये फिर उनको इनकम देंगे, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज बना के हमको देंगे, हम भी उनको प्राइस पे करेंगे। ऐसे पूरा सर्कुलर फ्लो दो लोगों के बीच में यानी 2 सेक्टर्स के बीच में, 2 लोग नहीं 2 सेक्टर्स के बीच में यानी हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो घूमता ही रहेगा। यानी इस तरह का फ्लो जो है वो हम पूरी इकोनॉमी में ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज़ वाई नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फ्लो होता रहता है किसके बीच में? एक हाउस होल्ड के बीच में और दूसरा फर्म्स के बीच में सर्कुलेट होता रहेगा। और ये हम बहुत इजीली सीखेंगे। बहुत अच्छा शॉर्ट नोट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन जस्ट नाउ इस क्वेश्चन के लिए हम क्या बोलेंगे कि नेशनल इनकम क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की ट्रांजैक्शन, इस तरह की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा चलती रहती है। ओके बच्चों, देन फोर्थ है दैट इज़ आपका नेशनल इनकम जो है। जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या है? ओनली 1 ईयर। और वो 1 ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। यानी नेशनल इनकम को हम हर एक साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट द पीरियड इज फिक्स्ड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके बच्चों, अच्छा देन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा नेक्स्ट फीचर है। जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड डबल काउंटिंग, and for avoiding duplication of goods and services we always prefer to measure the final value of goods and services। ये क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शर्ट की जो प्राइस है इट इज़ 500। शर्ट की जो प्राइस है 500। अब इस शर्ट को जब बनाने का प्रोसीजर चालू हुआ होगा, उसमें कॉटन लगा होगा, उसको यान में कन्वर्ट किया होगा, यान को वीव करके क्लॉथ बनाया होगा, फिर क्लॉथिंग से टेलर को आपने दिया होगा, उसने कटिंग करके शर्ट बनाया होगा, फिर पैकिंग होके वो मार्केट तक पहुंचा होगा, बराबर। इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आए होंगे। अब अगर मैं कॉटन की वैल्यू लूँ, यान की वैल्यू लूँ, क्लॉथ की वैल्यू लूँ, टेलर के कॉस्ट का, क्योंकि टेलर भी तो चार्ज करेगा, उसकी वैल्यू लूँ, पैकिंग का कॉस्ट ले लूँ, एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट लूँ, तो सो मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर, बराबर। बट इंस्टेड ऑफ दैट सपोज अगर मैं लेती हूँ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो बहुत सारी इंटरनल ट्रांजैक्शन जो है वो गायब हो जाएंगी। तो इसके लिए हमेशा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं, दे ऑलवेज रिकमेंड, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करें तो वी प्रेफर टू टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो। जैसे मैंने कहा अगर मैंने शर्ट का प्राइस लिया 500 तो उसमें कॉटन का वैल्यू गायब,
यॉन का वैल्यू मुझे नहीं लेना है, उनकी वैल्यूज़ मुझे नहीं लेनी, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसके लिए हमेशा इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं बी ऑन द सेफ साइड कि जब भी आप नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हो तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट है आपका दैट इज करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करें तो करंट प्राइस पे काउंट करें। देखो करंट भी बोला, उसके साथ साथ कांस्टेंट प्राइस भी बोला। कांस्टेंट यानी एवरेज प्राइस। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब हम सपोज नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं तो नेशनल इनकम को काउंट करते समय हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लिया, क्योंकि जब हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करने वाले हैं। अब आपने आउटपुट मेथड से लिया या आपने इनकम मेथड से लिया, आपने एक्सपेंडिचर मेथड से लिया, कौन सा भी हम मेथड लो। स्पेशली जब हम लोग आउटपुट और एक्सपेंडिचर मेथड से ले रहे हैं तो इनमें यू हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, जब हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर कर रहे हैं तो उस समय मार्केट में जो करंट प्रेजेंट प्राइस है वो तो लेते ही हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय की सीजनल चीज़ें नहीं हैं। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो सीजनल नहीं हैं, जो करंट मार्केट में अवेलेबल तो हैं लेकिन हाई प्राइस पे हैं, लेकिन जब वही चीज़ें जब किसी पर्टिकुलर सीज़न में मिलती हैं तो उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे हम मैंगो की बात करें, अब ये समर सीज़न में बहुत अच्छा मिलता है। जब हम स्ट्रॉबेरीज़ और चेरीज़ देखते हैं तो वो मोस्टली विंटर सीज़न में बहुत अच्छे मिलते हैं। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर समर सीज़न में अगर मैंगो की प्राइस ले रही हूँ तो आई कैन टेक ऑन द करंट, मैं करंट में ले सकती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके मैंगोज़ इन द रेस्ट ईयर में बेचे गए हैं तो उस समय हमें ये भी ध्यान देना है कि प्राइस हम कौन सी ले रहे हैं। करंट के हिसाब से दैट कैलकुलेशन विल गो रॉन्ग, क्योंकि समर सीज़न में वो सीजनल फ्रूट है, प्राइस कम होगी। हमने कितनी क्वांटिटी पूरे साल में बेची तो समर सीज़न में जो बेचा वो करंट के हिसाब से ओके है, लेकिन जो हमने विंटर सीज़न में बेचा, जो हमने रेनी सीज़न में बेचा, उसको हम थोड़ा उस हिसाब से जो उस पर्टिकुलर पीरियड में प्राइस होगा कांस्टेंट प्राइस दैट वी हैव टू टेक। तो ये हमें ध्यान देना है। जब यहाँ पे तो आपको बहुत ईजी लिखा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस पे तो हम लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को डील कर रहे हैं तो सम प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। थोड़ा ध्यान देना है कि अगर वो सीजनल है तो अभी प्राइस कम है, लेकिन द रेस्ट ऑफ द ईयर उस समय भी हमने बहुत सारे गुड्स बेचे हैं, लेकिन उस समय प्राइस हमें करंट नहीं लेनी है, कांस्टेंट करके ऑन एन एवरेज करके हमें कंसिडर करना है। तो इसके लिए नेशनल इनकम मस्ट बी काउंट एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट है ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। अब इसको हम कंसिडर करते हैं कि किस तरह से हमारा जो नेशनल इनकम है वो ग्रॉस और करंट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम ग्रॉस लेवल पे भी कैलकुलेट करते हैं और नेट वैल्यू पे भी कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए मैं सिंपल बता दूं, जब हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम जिसका दूसरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो हमने ग्रॉस पे भी कैलकुलेट किया, उसने कहा ग्रॉस पे भी कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू पे भी कैलकुलेट करना है। जैसे स्पेशली आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालते हो तो नेट प्रॉफिट भी निकालते हो। इनकम टैक्स किस पे करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं, नेट प्रॉफिट पे। सिमिलरली हमारे इकोनॉमिस्ट हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप ग्रॉस और नेट वैल्यू दोनों निकालो, लेकिन जब हम नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं तो नेट एग्रीगेट वैल्यू को कंसिडर करते हैं, नॉट ग्रॉस।
पहले दोनों निकालेंगे, लेकिन हम कंसिडर किसको करेंगे बच्चा, नेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि नेट, जैसे मैंने कहा, नेट प्रॉफिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमने जितना भी कमाया ग्रॉस में भी देखा, नेट में भी देखा। अब नेट जो बचा है, यानी ऑल एक्सपेंडिचर इज डिडक्ट, बाकी जो बच गया रेसिड्यू, दैट इज़ द प्योर प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जिस पे वो टैक्स पे करता है। यहाँ पर भी ऐसा है। जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे बच्चों, तो नेशनल इनकम में आपके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, देखो पहला कंपोनेंट आएगा सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारी इकोनॉमी में हम जितना कंज्यूमर्स गुड्स लेते हैं, जितने कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ब्रेड है, मिल्क है, शर्ट लिया, वॉच लिया, पर्स लिया, हाँ या हमने 2 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर लिया, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स विल सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनके प्राइस को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या मिलेगा, आपके फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज सी, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। ओके, पहला सी। दूसरा आता है आई यानी इन्वेस्टमेंट। हमने जितना भी इन्वेस्ट किया, हमने फिक्स डिपॉजिट में हमने इन्वेस्ट किया, हमने LICs में इन्वेस्ट किया, हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वेयर एवर हमने जितना इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट सेकेंड कैटेगरी का आता है, जिसमें से नेशनल इनकम का ये सेकेंड कंपोनेंट यानी कैपिटल गुड्स में कितना इन्वेस्ट किया। फाइनल वैल्यू ऑफ जब हम कैपिटल गुड्स लेते हैं, दैट बिकम्स द आई यानी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, कि उस साल हमारे इकोनॉमी में कितना कैपिटल फॉर्मेशन बना है। ओके बच्चों, थर्ड आता है आपका गवर्नमेंट गुड्स यानी जी। अब गवर्नमेंट एज अ मैकेनिज्म, एज अ सिस्टम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब गवर्नमेंट भी बहुत सारे गुड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप रेलवेज देखो, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस सर्विसेज हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं विच इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट भी गुड्स जो हैं वहाँ से भी इनकम जनरेट होती है। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर बनता है, थर्ड कंपोनेंट बनता है। फोर्थ आता है आपका फॉरेन ट्रेड, लेकिन नेट फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि अलग अलग हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमारा एक्सपोर्ट कितना था, हमारा इंपोर्ट कितना था। सपोज हमने जो एक्सपोर्ट किया वो 20,000 करोड़ था, लेकिन हमने जो इंपोर्ट किया वो हमने 15,000 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो 5,000 करोड़ फिर भी बचा है, हमारे पास फॉरेन करेंसी बची है। तो नेट फॉरेन ट्रेड, वहाँ से हमने कितना कमाया। और उसके बाद ऐड होता है इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट, जो हमने डिस्कस किया कि इनकम फ्रॉम एब्रॉड को भी हम क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। भाई सपोज रिसिप्ट यानी जो हमें बाहर से हमारे इंडियंस को, हमारे रेसिडेंट्स को, फॉरेनर से इनकम मिलती है, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से इंटरेस्ट आया, वहाँ से डिविडेंड आया, हमने वहाँ पे जो है लेंडिंग किया हुआ है, उनको हमने क्रेडिट दिया हुआ है, तो वहाँ से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। या हमारे इंडियंस, हमारे रेजिडेंट्स, दे आर वर्किंग ओवर देयर, तो वो जो अपनी सैलरी हैं अपने फैमिली को बेच रहे हैं। अब सिमिलरली फॉरेनर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ से सैलरी अपने फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, या फॉरेनर्स ने हमारे मार्केट में, हमारे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, तो हम भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम भी डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये पेमेंट है। तो हम नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से रिसिप्ट माइनस पेमेंट, जब इन पांचों कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अच्छा अब सिर्फ ग्रॉस पे नहीं, हमने क्या कहा, ग्रॉस के साथ साथ नेट वैल्यू भी निकालना है। जब हम नेट वैल्यू कहते हैं तो NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो ये GNP हमें मिला, GNP, इस GNP में से माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज़ द वियर एंड टियर कॉस्ट, ये मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इसको डिडक्ट करना है।
तब हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में हमने क्या किया, डेप्रीसिएशन जो है इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब ये डेप्रीसिएशन माइनस किया तो मिलता है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो हमें मिलता है एनएनपी, दिस इज़ द मेन नेशनल इनकम जो हम किसी के साथ भी कंपेयर करते समय इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ द इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है कि हमारी ऑब्जेक्टिव इनकम कितनी है, हमने कितना कमाया है। तो ग्रॉस इज़ नॉट द बेस्ट, नेट जो एग्रीगेट वैल्यू है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं लेकिन नेट प्रॉफिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सिमिलरली हम अपने नेशनल इनकम को ग्रॉस लेवल पे भी कैलकुलेट करते हैं और नेट वैल्यू पे भी कैलकुलेट करते हैं। जब ग्रॉस पे कैलकुलेट करते हैं तो 5 कंपोनेंट्स आते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट गुड्स प्लस नेट फॉरेन ट्रेड प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी 5 कंपोनेंट। तो कैसे बोलेंगे शॉर्टकट, जल्दी याद पड़ेगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। आप भी मेरे साथ रिपीट करो। जैसे मैंने कहा C कंजम्पशन प्लस I इन्वेस्टमेंट प्लस G गवर्नमेंट गुड्स प्लस नेट फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अच्छा, नेट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या किया हमने, जीएनपी में से माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, हमेशा नेट एग्रीगेट वैल्यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कभी भी हम कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमने नेट कितना अर्न किया दैट फिगर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास फाइनल सब कटिंग करके नेट जो अमाउंट बचा है सपोज दैट इज़ 40,000 करोड़। तो अब ये 40,000 करोड़ हमें अपने देश में कैसे स्पेंड करना है, किस प्रोग्राम में, किस पॉलिसी में हमें देना है, तो वो एक्सपेंडिचर का जो प्लान है वो गवर्नमेंट उस हिसाब से बनाएगी। ओके बच्चों। अच्छा, अब ये जो नेशनल इनकम है ये मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इस पे भी कैलकुलेट किया जाता है। देखो इंटरेस्टिंग बात, ग्रॉस और नेट पे तो कैलकुलेट करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ नेशनल इनकम हम मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करते हैं, जो बहुत आसान है। जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो देखो हमने यहाँ पे सब मार्केट प्राइस लिया है, कंज्यूमर गुड्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट के गुड्स, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, रिसिप्ट कितना किया, पे कितना किया, तो ये सब मार्केट प्राइस पे है। देखो मैंने लिखा एमपी, यानी जीएनपी के नीचे आपको क्या लिखना है, एमपी, यानी ये मार्केट प्राइस है। यानी जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया। ओके, अच्छा, अब जब इसी जीएनपी में से यानी इस मार्केट प्राइस में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट भी मुझे किस में मिला, मार्केट प्राइस पे। ओके, यानी मेरा एनएनपी भी मार्केट प्राइस पे मिल गया। अब मुझे एक स्टेप और आगे जाना है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट बोलते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस पे मिला, वेरी गुड, एनएनपी मार्केट प्राइस में मिला, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा आगे और चलना है, क्योंकि नेशनल इनकम को सिर्फ मार्केट प्राइस पे नहीं लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करना बनता है। क्योंकि हम देखें तो सही कि उसके पीछे हमारा कॉस्ट, हमारा खर्चा कितना है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी, फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी, अगर उससे मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। ये जो एनएनपी है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमेशा इंक्लूडेड होती है।
बराबर। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होती हैं, तो वो इंक्लूडेड होती है तो बाहर निकाल दो, उसको माइनस कर दो। तो हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने उस इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। लेकिन इस मार्केट प्राइस पे जब हम उसको सप्लाई करते हैं, जब उसको देते हैं, तो उसके अंदर एक हिडन कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। सब्सिडीज यानी कुछ कंसेशन, कुछ अलाउंसेस जो गवर्नमेंट देती है, जिसका कॉस्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट पे करती है टू द प्रोड्यूसर। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में सिलेंडर आता है, बराबर। अब उस सिलेंडर में आप प्राइस पे करते हो, जैसे सपोज हमने 900 पे किया, लेकिन उस सब्सिडी का कुछ हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट होता है। तो ये किसका खर्चा है बच्चों? ये खर्चा है आपके गवर्नमेंट का, जो आपके रेसिडेंशियल एरिया को मिलता है, लेकिन कमर्शियल को नहीं। कमर्शियल वालों को फुल अमाउंट जो है वो पे करना है, उनको सब्सिडीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन सब्सिडीज़ कहाँ अलाउड होती है? कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में। या देखो, जब वही जो आपकी शुगर है, शुगर में हम लोग जनरली देखते हैं ड्यूअल प्राइस होती है। जब हम मार्केट में से परचेज करते हैं तो हाई प्राइस होती है, लेकिन वही शुगर जब आपको राशनिंग शॉप, जिसको हम फेयर शॉप भी बोलते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं तो लो प्राइस होती है। या कुछ मिनिमम क्वांटिटी जो रहती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी में मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऐसे फेयर शॉप्स को सब्सिडी देती है, खर्चा कर रही है कि गरीबों को, जिनको येलो कार्ड है, जिनको ऑरेंज कार्ड है, उनको वहाँ से शक्कर हो, चावल हो, दाल हो, ये सब उनको कंसेशनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये सब क्या है? सब्सिडी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट करोड़ों का खर्चा करती है। तो वो है तो गवर्नमेंट का ही खर्चा, तो वो खर्चा क्या करना है? ऐड करना। तो हमने दो चीज़ें की। इस नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमने मार्केट प्राइस पे निकाला, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और सब्सिडीज़ को ऐड किया, तो हमें मिल गया नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, हमें मिल गया। तो हमारी नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट में मिल गई, यानी एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट कितना खर्चा किया, दैट हमने कैलकुलेट किया जब इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और उसके अंदर ऐड किया सब्सिडीज़ का अमाउंट। क्लियर बच्चों? ओके। ये फार्मूलाज आप, अगर आपको इनिशियली लगेगा ऐसे कि हम कैसे करेंगे, तो आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे और जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूलाज बार बार रिपीट होने वाली हैं। इतना आपको इजीली लगेगा, बाद में लर्न हो जाएगा एकदम कि देखो कैसे हमने ये सब फार्मूलाज को समझा। फार्मूला बहुत सिंपल है। हमने 5 कंपोनेंट लिया। नेशनल इनकम को जब हम काउंट करते हैं 5 कंपोनेंट लिया। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट गुड्स, फॉरेन का ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और इनकम फ्रॉम एब्रॉड। पांचों को जोड़ दिया नेशनल इनकम मार्केट प्राइस में। डेप्रिसिएशन को माइनस किया नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। अब उसमें से फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हमने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया, हमने साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है, जो हम सर्विस टैक्स, जो जीएसटी जैसे हम लोग कहें, जब भी कोई गुड्स हम बेचते हैं तो उसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव टैक्सेस होते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं, तो वो इनकम हमें हटा देनी है। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया। और सब्सिडी एक खर्चा है जो गवर्नमेंट बियर करती है, तो वो सब्सिडी का खर्चा हमको एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट पे ऐड करके दिखाना है, जो हमने पे नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट ने खर्चा किया, तो वो सब्सिडी भी हमने दिखा दिया। तो हमने नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे दोनों पे कैलकुलेट करके दिखाया। ओके बच्चों? और जब हम एक एक मेथड देखेंगे ना, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो आई विल शो यू कि कैसे हम नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करेंगे, एज वेल एज वी विल कैलकुलेट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके बच्चों? यस, 10th इसका फीचर है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी R माइनस P, तो ये क्या होगा बच्चों? क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, यानी नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड मस्ट बी एडेड।
ये ऐड होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जो ये इनकम है रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ये हमारे इनकम इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि हमें रिसीव हुआ 10,000 करोड़, हमने रिसीव किया, उसमें से हमने 8,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया, फिर भी 2,000 करोड़ तो बचे हैं ना, वो हमारे देश के बैंकिंग के पास पड़े हैं ना, हम ही खर्चा करेंगे क्योंकि हमारे देश की वो इनकम है। तो जब हमारे देश की इनकम है तो ये जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में बहुत ज़रूरी है ऐड करना, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ कि ये जो रिसिप्ट माइनस पेमेंट है ये हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर कमाया हुआ इनकम नहीं है, तो हम उसको क्यों इंक्लूड करें। लेकिन क्योंकि ये हमारे ही देश के अंदर अवेलेबल है, हमारे ही देश के अंदर अवेलेबल है, तो हम ही खर्चा करेंगे, और हम ही खर्चा करेंगे तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रिसिप्ट माइनस पेमेंट यानी इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड मस्ट बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये हमारे नेशनल इनकम का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। ये क्यों नहीं इंक्लूडेड होगा? जब हम नेशनल इनकम को, देखो अभी मैंने क्लियर कर दिया, व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, जब हम नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड। तो उसे हमें क्या करना है? डिडक्ट कर देना है, क्योंकि जब हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया तो मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गई, लेकिन जब हम नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड। ओके, अच्छा फिर देखो सब्सिडीज आर एडेड। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो सब्सिडीज को ज़रूर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज आर द पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का हिस्सा है विच इज़ इंकर्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इंकर करती है, खर्चा करती है। तो दिस इज़ द एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट है जो गवर्नमेंट ने बियर किया है। लेकिन क्योंकि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को थोड़ा प्राइस में कंसेशन देना है, फेयर शॉप्स के थ्रू उन्हें सस्ता प्रोवाइड करना है, इसके लिए वो खर्चा गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन खर्चा तो हुआ है। तो इसके लिए सब्सिडीज़ जो हैं, कंसेशंस जो हैं, अलाउंसेस जो हैं, विच इज़ द कॉस्ट विच इज़ बियर्ड बाय, विच इज़ इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो उन्होंने पे किया है, तो सब्सिडीज़ मस्ट बी एडेड। उसको नेशनल इनकम काउंट करते समय दैट मस्ट बी एडेड इन नेशनल इनकम। ओके बच्चों, लास्ट एक बहुत ही स्पेशल फीचर जो हमने लास्ट में रखा है, दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। मैंने कहीं पे भी नेशनल इनकम में ऐसी किसी इनकम का नाम ही नहीं लिया कि ये ट्रांसफ़र इनकम होता क्या है। नाउ जब हम ट्रांसफ़र इनकम की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र इनकम एक ऐसा इनकम का हिस्सा है जो हम देते हैं इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, पेंशन के फॉर्म में, स्कॉलरशिप के फॉर्म में, या हमने सिकनेस अलाउंसेस के फॉर्म में, या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के फॉर्म में। ये कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो कुछ लोगों की इनकम तो बनते हैं बट इट इज़ नॉट द प्रोडक्टिव इनकम। ये उस समय हमारी कमाई हुई इनकम नहीं है। जैसे मैंने कहा पेंशन है, वो रिटायरमेंट के बाद अर्न किया हुआ इनकम है। तो जब हम पेंशन देते हैं या स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं तो दे आर नॉट प्रोडक्टिव, वो कमा नहीं रहे हैं, लेकिन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दो स्टूडेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप आर गिवन। या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे काम करते करते कहीं एक्सीडेंट हुआ तो एम्प्लॉयर अपने जो एम्प्लॉयज़ को कुछ कॉम्पनसेट देता है, क्योंकि जब तक वो ठीक हो जाए तो वो देता है। या फिर गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर अनएम्प्लॉयड लोगों को रजिस्टर करती है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है। तो ऐसे इनकम को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफ़र इनकम। तो वो ट्रांसफ़र इनकम जो है वो हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो हमने प्रोडक्टिव काम करके नहीं अर्न किया हुआ। जो भी हमने चीज़ें प्रोड्यूस की,
जो भी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, जो टर्न्ड आउट हुई, प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड, उसके थ्रू कमाया हुआ इनकम को हम इन्वॉल्व करते हैं नेशनल इनकम। बट ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसके लिए ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हमने इतने सारे फीचर्स जो है हमने डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, देखो ध्यान देना, आपको मार्क्स को वेटेज देना। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया तो आप इसमें से कोई भी 5-6 पॉइंट्स आप ले सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आया, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए भी आ चुका है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है तो यू राइट एनी 8 to 10 पॉइंट्स फ्रॉम दैट। आपको सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन यू हैव टू फोकस ऑन द फार्मूलाज। फार्मूला है तो एक ही फार्मूला, ज़्यादा नहीं है। हमने जब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया, ग्रॉस लेवल पे कैलकुलेट किया, तो 5 कंपोनेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट गुड्स प्लस फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और लास्ट रिसिप्ट माइनस पेमेंट। और जब हमने नेट पे उसको कैलकुलेट किया तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जब हमने फैक्टर कॉस्ट, क्या लिखा मैंने, एनएनपी एट एफसी, एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट, उस पर कैलकुलेट किया तो मैंने क्या माइनस किया, पहला इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया और उसके बाद क्या ऐड किया बच्चों, यू आर राइट, सब्सिडीज़ को ऐड किया। तो इस तरह से हमने आज समझ लिया कि नेशनल इनकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इसमें टोटल हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जितना इनकम एक साल के अंदर कमाती है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड होता है 31 मार्च को, उन सब की इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो मिलता है हमारा नेशनल इनकम। ओके बच्चों, तो जिस तरह से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स इन अ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.